तो आज करते हैं अपन सेबी का एक और रेगुलेशंस जिसका नाम है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशंस 2011। ठीक है, सेबी SAST रेगुलेशंस 2011। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर अपन को इस रेगुलेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर सेबी ने इस रेगुलेशंस को क्यों इंट्रोड्यूस करा, इसके पीछे क्या कारण था, सबसे पहले ये अपन जानेंगे। और मैंने इसमें इस वीडियो में मैं इतना ही कंटेंट कवर करूंगा जितना अपने लिए SPM पर्पज़ के लिए रिलेवेंट है। अदरवाइज ये बहुत सारे पेजेस के अंदर अपनी ICAI मॉड्यूल में दे रखा है, पर अपने लिए जितना रिलेवेंट है एग्जाम पर्पज़ से उतना ही अपन इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, सबसे पहले इसको एक डायग्राम फॉर्मेट में समझो। जैसे कि आप एक पर्सन हो, आपका नाम हो गया एक्वायरर। ठीक है, जो भी पर्सन बाय करता है उसका नाम कर दो एक्वायरर। ठीक है, अब अगर आपको किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदने या फिर आप लिस्टेड कंपनी को खरीदना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है। आज की तारीख में आप चाहो कि किसी भी लिस्टेड कंपनी को खरीद लो आसानी से, आपके पास पैसे खूब सारे हैं, आप लिस्टेड कंपनी को खरीदना चाहते हो, फिर भी आप सीधे तरीके से लिस्टेड कंपनी को नहीं खरीद सकते। आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। तो अपन इस चैप्टर में उसी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जैसे एक पर्सन है, ठीक है, उसको लिस्टेड कंपनी में खरीदनी है। ठीक है, तो अगर वो सब्सटेंशियल शेयर्स खरीदता है, यानी कि वो 5% या उससे ज़्यादा शेयर्स खरीदता है, तो वो इस रेगुलेशंस के एक्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कम से कम आप 1% 2% खरीदोगे लिस्टेड कंपनी को तो ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा। ये रेगुलेशन कब अप्लाई होगा, जब आप किसी लिस्टेड कंपनी के 5% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग आपके पास रखोगे। जैसे कि आप रिलायंस कंपनी का 5% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग अपने पास रखते हो, 5% है। ठीक है, 5 शेयर नहीं है, 5% है। तो पूरी कंपनी का 5% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर आप इतना अमाउंट खरीदते हो, ठीक है, किसी भी लिस्टेड कंपनी में इतना परसेंटेज आप अपने पास रखना चाहते हो, ठीक है, तो ये रेगुलेशन अप्लाई होता है। ठीक है, या फिर इसमें अब एक और बात दे रखी है कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, अगर वो लिस्टेड कंपनी को मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, तो भी ये रेगुलेशन अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल यानी कि ये पर्सन जैसा बोलेगा वैसे लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर वैसे ही करेंगे। यानी कि ये पर्सन सीधा तरीके से लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, या फिर जो भी कंपनी लिस्टेड कंपनी की जो भी मीटिंग्स होती है उसको वो गाइड करता है। ठीक है, तो अगर वो कंट्रोल भी करता है ये पर्सन, या तो वो सब्सटेंशियल शेयर से या फिर वो कंट्रोल करता है, तो भी ये रेगुलेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बता रखा अगर आप 5% करोगे, ठीक है, मतलब आपने 5% खरीदा किसी लिस्टेड कंपनी को, तो सिर्फ आपको डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है। इस 5% खरीदने के बाद आप 2% या उससे ज़्यादा और कर रहे हो तो आपको वापिस से डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप मान लो ऐसे कर करके आप कितना 25% कर रहे हो। ठीक है, 25% या उससे ज़्यादा आप करना चाह रहे हो। ठीक है, यानी कि अगर आप मोर देन 25% करना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब आपका मन कर रहा है कि हाँ भाई आप एक पर्सन हो और आप लिस्टेड कंपनी यानी कि रिलायंस कंपनी का मोर देन 25% खरीदना चाहते हो। ठीक है, 25% या फिर 25% से ज़्यादा करना चाह रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं टेक ओवर, यानी कि आप किसी कंपनी का टेक ओवर करना चाह रहे हो। तो फिर उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ अप्लाई होती है। अपन को सिर्फ इधर एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए सिर्फ अपन को ये नंबर ही याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डिस्क्लोजर कब करने की ज़रूरत है, टेक ओवर, तब वो कहलाएगा टेक ओवर। ठीक है, बाकी इसके बाद पूरी फॉर्मेलिटीज़ होती है। ठीक है, वो अपने लिए एग्जाम पर्पज से इतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट बता रहे कि पहला, नो एक्वायरर कैन एक्वायर 25% और मोर ऑफ वोटिंग राइट्स इन टारगेट कंपनी विदाउट मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, यानी कि आप ये 25% तक तो कर सकते हो। ठीक है, अब आप मान लो कि 26% किसी कंपनी का खरीदना चाहते हो, 30% 40% खरीदना चाहते हो किसी लिस्टेड कंपनी को, ठीक है, या फिर उसके शेयर सब्सटेंशियल शेयर्स होल्डिंग अपने पास रखना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब आप कंपनी में इतनी अपनी हिस्सेदारी करना चाह रहे हो। ठीक है,
40% करना चाह रहे हो, तब इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि आप 24% तक तो विदाउट किसी का अप्रूवल खरीद कर सकते हो। आपके पास पैसे, आप 24% तक आसानी से कर सकते हो, ठीक है। पर जैसे ही अगर आप ये 25% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी के अंदर, लिस्टेड कंपनी के अंदर वोटिंग राइट अपने पास रखोगे, यानी कि शेयर होल्डिंग रखोगे, तो उसके बाद ये क्या, इस रेगुलेशन में बताया है कि आपके पास भले ही पैसे होंगे कंपनी का, आप 40% तक खरीद सकते हो, आपके पास इतने पैसे हैं। पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिमिट के बाद, यानी कि 24% के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि हाँ भैया अब आप कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाना चाह रहे हो, 24% से ज़्यादा करना चाह रहे हो, जितनी भी कर रहे हो, 27%, 28%, 40%, 30%, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा और एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा कि हाँ भैया आप कंपनी के इतने शेयर्स को एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। यानी कि इसके बाद आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में बता रखा है, इफ़ एन एक्वायरर ऑलरेडी होल्ड्स 25% ऑफ वोटिंग राइट्स, दे कांट एक्वायर मोर देन 5% इन फाइनेंशियल ईयर विदाउट मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट। यानी कि बस आपके पास ऑलरेडी ये एक्ट आया, उससे पहले आपके पास 25% वोटिंग राइट्स थे, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप 5% से ज़्यादा हर साल एक्वायर नहीं कर सकते, आपको हर बार पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ये 5% से ज़्यादा कंपनी का स्टेक खरीद सकते हो। ये 2021 में ये रूल अप्लाई नहीं था, ठीक है। तो अब अगर करोगे तो अब तो ये रूल अप्लाई रहेगा, ठीक है। यानी कि आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के 25% शेयर होल्डिंग है और आप 5% से ज़्यादा वापस से एक्वायर करना चाहते हो, तो अब आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। ये इसमें बता रखा है ऑलरेडी होल्ड्स। थर्ड पॉइंट में बता रखा है, एन एक्वायरर हु होल्ड्स 25% और मोर बट लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग इन अ टारगेट कंपनी, ठीक है। यानी कि आपके पास 25% या उससे ज़्यादा ऑलरेडी शेयर होल्डिंग है, बट जितना मैक्सिमम नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है टारगेट कंपनी में, उससे तो कमी है, ठीक है। कैन एक्वायर एडिशनल शेयर्स इन द टारगेट कंपनी एज वेल एंटाइटल देम टू एक्सरसाइज more than 5% of voting rights in any financial year only after making an public offer। यानी कि अगर आपको फिर वापस से 5% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स खरीदने हैं इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम पर्पज़ के लिए सिर्फ आप ये लिमिट ध्यान रख सकते हो, इतना ही अपने लिए रिलीवेंट है, ठीक है। अदरवाइज एमसीक्यू पर्पज़ से इससे ज़्यादा अपने लिए रिलीवेंट नहीं है, ये सिर्फ आप देख सकते हो, ठीक है। जो मेन था वो मैंने आपको चार्ट फॉर्मेट में बता दिया, ठीक है। कि अगर आप पहले 5% खरीद रहे हो किसी लिस्टेड कंपनी का, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर रहे हो, 2% वापस से और खरीद रहे हो, ठीक है, 2% या उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो वापस से आपको डिस्क्लोजर एक और बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 25% या उससे ज़्यादा खरीद रहे हो कंपनी को, तो फिर आप वो, उसका नाम हो जाता है टेक ओवर, ठीक है। टेक ओवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, ओपन ऑफर देना पड़ता है सभी शेयर होल्डर्स को कि हाँ भैया अब आप कंपनी का एक मेन डायरेक्टर जैसे पोजीशन पे आ गए हो, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपनी का 25% आप होल्ड कर रहे हो, किसी भी लिस्टेड कंपनी का आप 25% होल्ड कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसलिए ये रेगुलेशन बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो बाकी का रेगुलेशन बचा हुआ है, नया रेगुलेशन जो भी सेबी का है, वो अपन पढ़ेंगे।